अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जीआईटी के असेसमेंट की बात की थी और पार्ट 2 पे हमने ख़त्म किया था। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से हम शुरू करेंगे एलिसिटिंग एब्डोमिनल पेन। यानी कि एब्डोमिनल पेन किसी को अगर हो कि कहीं भी किसी भी वजह से दर्द हो एब्डोमिन में, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे और उसका हमें पता कैसे चलेगा कि ये दर्द किस वजह से है। ठीक है, तो इससे डिफरेंट तरह के जो है वो डिफरेंट टाइप्स के पेन होते हैं। एक उसमें है रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस जो है ये मरीज़ को इसमें लिखा हुआ है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप सुने कि मरीज़ को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, यानी सीधा सीधा लेटाते हैं विद नीज फ्लेक्स्ड इन टू रिलैक्स द एब्डोमेन। मतलब नीज जो है ना, जिसे हम अपनी जो है ना वो टांगे जो है मोड़ के रखते हैं, घुटने। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उसके नीज रिलैक्स करवाते हैं, फ्लेक्स करवाते हैं, ताकि जो उसके एब्डोमिनल मसल जो है ना वो रिलैक्स हो। फिर क्या करते हैं, प्लेस योर हैंड जेंटली ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, जो इस नाव के राइट साइड पे होगा नीचे की तरफ। ठीक है, जिसको मिकबर्नीज पॉइंट भी कहते हैं, मिकबर्नी पॉइंट। वहाँ पे जो है हम मतलब अम्लाइकस के राइट साइड पे जो है वो हाथ रखते हैं, जैसे ये रखा हुआ है, थोड़ा सा उसको पुश करते हैं, मतलब स्लोली स्लोली डीपली जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो थोड़ी देर तक, यानी कि 2-3 सेंटीमीटर अंदर जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एकदम से अपना हाथ हटाते हैं। मतलब हमने अंदर की तरफ लेके गए हाथ, फिर हमने एकदम से हाथ हटाया। एक तो ये हॉर्न वाले भाई, ये बस वाले बड़ी मुसीबत है। तो ये जो है जब हम एकदम से हाथ हटाते हैं, ठीक है, तो अगर उस दौरान पेन को, मतलब जो मरीज़ है उसको पेन महसूस हुआ हाथ हटाते ही, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव चांस है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, फिर एकदम से जैसे झटके से प्रेशर हटा लेते हैं ना, हाथ हटा लेते हैं। अगर प्रेशर हटाते ही मरीज़ को दर्द शुरू हो जाए तो इसको रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि भाई जो नाफ है या फिर उस जगह जो मैकबर्नी पॉइंट कहलाता है, उस जगह पे कोई ना कोई मसला होता है। ठीक है, अक्सर स्वेलिंग की वजह से इस तरह की चीज़ें होती है। दूसरा जो है दैट इज एलियोसोसाइन, ये पी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, एलियोसोसाइन। एलियोसोसाइन हेल्प द पेशेंट इन सुपाइन। वही बात कि इसमें भी हम मरीज को जो है सीधा सीधा लेटाते हैं, लेकिन उसकी जो है टांगे ना बिल्कुल सीधी होती है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं। हम उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको कहते हैं कि आप जो है ना अपनी, जैसे उसके राइट साइड पे खड़े हुए हैं, तो हम उसको कहते हैं कि आप अपनी राइट लेग ऊपर की तरफ उठाएं। ठीक है, जब वो उठाते हैं तो आप अपने हाथ से ये जो उसकी थाई होती है ना, इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसके जो है पाँव को नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम प्रेशर दे रहे होते हैं, वो पाँव को ऊपर की तरफ ले रहा होता है। ठीक है, मतलब क्या, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, अगर ये टांग दबाते वक्त उसको दर्द महसूस होता है, ठीक ठीक है, तो फिर ये भी एक टेस्ट होता है और उससे भी हमें पता चलता है कि कोई ना कोई मसला है। ठीक है, फिर यही चीज़ हम दूसरे साइड पे भी अप्लाई करते हैं। और बेसिकली ये मतलब इलियोसोस जो टेस्ट होता है, ये सोस मसल्स के मसल्स होते हैं ना हमारे एब्डोमेन में, जिसको कहते हैं सोस मसल्स, शायद आपने नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे। ठीक है, तो इससे उसके इरिटेशन का पता चलता है, उसके इन्फ्लेमेशन का, उनकी चीज़ों का पता चलता है। इसी तरह होता है एब्टूरेटर साइन। एब्टूरेटर ये भी एक मसल ही होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मरीज़ के पाँव को एक नी के ऊपर वाले, यानी इस साइड पे, और ये जो एंकल होते हैं टखना, यहाँ पे पकड़ते हैं और 90 डिग्री पे उसको रखते हैं, जैसे ये है। पहले उसको बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं, फिर उसको मीडियली अंदर की तरफ, ये लेटरली और मीडियली जो लिखा हुआ है ना। ठीक है, अगर इसकी वजह से पेन महसूस होता है मरीज को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, यानी कि मैदे के नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, या नाफ का जो हिस्सा होता है वहाँ पे। तो ये जो है इस बात की निशानी होती है कि ये एब्टूरेटर मसल जो होता है यहाँ पे, वो इन्फ्लेम है या वो कोई इरिटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो मसलों का अंदाज़ा लगाते हैं। लास्ट में जो हमने पढ़ना है वो एग्जामिनिंग द रेक्टम एंड एनस, कि इसका जो है आप अंदाज़ा कैसे लगाओगे, रेक्टम और एनस का जो है वो कैसे लगाओगे। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ना, कि अगर मरीज़ की एज 40 साल या उससे ज़्यादा है, तो जी आई असेसमेंट जब आप करोगे तो उसमें जो है रेक्टम और एनस का असेसमेंट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, मरीज़ को जो है वो पूरा प्रोसीजर समझा देंगे, कि क्योंकि अक्सर लोग नहीं करने देते और ये ज़रूरी होता है। एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर वर्कर, आपको इन चीज़ों में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी बॉडी का पार्ट है। और अगर हम ही इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो फिर कौन करेगा। ठीक है,
तो बेसिकली ये चीज़ समझानी ज़रूरी होती है। पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब यह होता है कि ग्लव्स ग्लव्स पहनेंगे और जो बटक्स होते हैं इनको जो है थोड़ा-सा मतलब एक्सपोज़ करेंगे ताकि जो एनस है वो बिल्कुल प्रॉपर नज़र आए, उसके टिश्यूज़ प्रॉपर नज़र आएँ, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो पेरिएनल एरिया होता है ना, यानी कि एनस के इर्द-गिर्द का जो एरिया होता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा नॉर्मल स्किन के मुकाबले में से थोड़ा-सा डार्कर होता है, ठीक है? चेक फॉर फिशर्स, लीजन्स, स्केर्स, इन्फ्लेमेशन, डिस्चार्ज, रेक्टल प्रोलेप्स, स्किन टेक्स एंड एक्सटर्नल हेमराइड्स। इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि अगर उसमें कोई दरार वगैरह है, यानी कि कोई ज़ख़्म है, कोई निशान है, कोई सूजन है, कोई डिस्चार्ज यानी कोई लिक्विड वगैरह आ रहा है, कोई पस है, ब्लड आ रहा है, ठीक है? या कोई रेक्टल प्रोलेप्स का मतलब ये होता है ना कि अंदर का हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा होता है, या कोई मांस का कोई उभराव हो रहा हो, ठीक है? कोई भी मांस हो, या फिर इसी तरह कोई एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं ना बवासीर को, यानी जो बाहर की तरफ हो। तो ऐसे बहुत सारे मसले अगर हैं तो आपने नोट करने हैं, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए हम उसको देखते हैं। आस्क द पेशेंट टू स्ट्रेन एज इफ ही इज हैविंग अ बाउल मूवमेंट। हम क्या करते हैं, मरीज से कहते हैं कि भाई आप ऐसा जोर लगाएं जैसे लोग जो है ना वो पाखाना पास करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे अंदर की जो चीज़ें हैं जैसे इंटरनल हेमरॉइड्स हो गए, कोई मांस वगैरह हो गया, पॉलिप्स, या फिर इसी तरह का कोई फिशर हो गया जो अंदर की तरफ है थोड़ा बहुत, वो बाहर आ जाएगा। तो जब वो बाहर आएगा तो उसको भी हम देख सकते हैं, सही है? अच्छा, फिर आते हैं हम पैल्पेशन के ऊपर। पैल्पेशन हमने पढ़ा था कि हाथों से किसी चीज़ को महसूस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई अ वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट टू योर ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर, ठीक है? हम जो है एक जिस हाथ पे हमने ग्लव्स लगाया है उस इंडेक्स फिंगर जिससे हम इशारा करते हैं ना, जो थंब के साथ ही फिंगर होती है, इसको हम कोई भी लुब्रिकेंट, कोई भी ऐसी चीज़ लगाते हैं, वाटर वगैरह, ठीक है? और फिर पेशेंट को रिलैक्स होने को कहते हैं, एंड वार्न हिम दैट ही विल फील सम प्रेशर। पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप रिलैक्स करें, और उसको ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ प्रेशर आपको महसूस होगा, ठीक है? और मरीज़ को जो है वो फिर बताते हैं कि आप बेयर डाउन करें, यानी कि क्या कह सकते हैं, बाहर की तरफ आप ज़रा प्रेशर लगाएँ, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, स्फिंक्टर जो है ना, जो स्फिंक्टर होगा यानी एनस का जो एरिया होगा, वो खुलेगा। तो फिर आपने अपनी फिंगर जिस पे आपने लुब्रिकेंट डाला है, वो अपने मतलब एनस में डालना है, ठीक है? और अम्बिलिकस जो नाफ होता है उसकी तरफ जाना है, ठीक है? जब आप उसकी तरफ जाओगे तो इसलिए करते हैं ताकि वो एनस को हम प्रॉपर्ली पैल्पेट कर सकें। तो रेक्टल वॉल्स को हम पैल्पेट करते हैं, अपनी उंगली को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जस्ट इमेजिन के क्या हो रहा है, ठीक है? एंड देन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एक घड़ी, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है ना ऐसे, और फिर उसका उल्टा, ठीक है? द रेक्टल वॉल्स फील शुड फील सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो ये वॉल जो है बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है? उसमें कोई मांस, कोई आपको रुकावट नज़र नहीं आनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। इसी तरह कोई दर्द वगैरह वहाँ पे इस तरह कोई बहुत ख़ास दर्द नहीं होना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द रेक्टम एंड इंस्पेक्ट द ग्लव्स फॉर स्टूल, ब्लड और म्यूकस। फिर हम उसमें से जब उंगली मतलब हटाते हैं निकालने के बाद, अपने ग्लव को गौर से देखें, उस पर जो स्टूल होगा, खून होगा या म्यूकस होगा, ठीक है, कि उस पर चिपका हुआ है या नहीं। अगर ग्लव पर इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर आप उसका टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वो मसला किस वजह से है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है हम क्या करते हैं, रेक्टम असेसमेंट करते हैं। आपको तरीका बताया हुआ है, आई होप सो कि समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपको एबनॉर्मल बताया गया है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स कि किसी भी जीआई ट्रैक्ट में या पूरे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या-क्या मसले हो सकते हैं। पहला जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी मरीज़ के दर्द की लोकेशन का पता लगाना, कि बाद में मतलब डिफरेंट चीज़ें आपको जो है ना वो पता चलती है। तो इसी तरीके से हम मरीज़ का एब्डोमिनल डिस्टेंशन करते हैं, यानी देखते हैं कि मरीज़ का पेट कहीं से फूला हुआ है, ठीक है? उसमें गैस हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या जो है फीसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ठीक है? या कोई हर्निया हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको ये जो इंसिजनल हर्निया बताया हुआ है, ठीक है? तो अगर किसी गैस जमा हुआ है तो ऐसे नज़र आएगा। हर्निया हो तो एक जगह पे आपको कोई मांस नज़र आएगा, ठीक है?
और इस तरह की चीज़ें आप मतलब हो सकती है। एब्डोमिनल पेन किस वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर किसी को एब्डोमिनल पेन है तो उसको अल्सर कोई ज़ख्म हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अपेंडिसाइटिस का मसला हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर का मसला हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, या पेरोटिनाइटिस है, फेरोटोनियम जो लेयर होती है उसका मसला हो सकता है, या कोई दूसरा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, जैसे ड्यूडिनल अल्सर है तो वो आपको एब्डोमिनल पेन में मतलब एब्डोमिन में फील होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इससे पता चलती है। इसी तरह एब्डोमिनल पेन जो है वो कई तरीके से, जैसे बर्निंग, आपको एक जलन महसूस होती है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है, जिसको हम गर्ड कहते हैं। यानी कि जो मैदे की जो मवाद है ना वो बाहर की तरफ जब वापस मुंह में आते हैं तो इसको कहते हैं गर्ड। तो उसकी वजह से बर्निंग यानी कि एक जलन महसूस होती है, ठीक है। क्रैम्पिंग यानी कि पेट के बिल्कुल बीच में इस एरिया पे जो दर्द महसूस होता है, तो वो बाइलरी कॉलिक यानी कि वो जो डिफरेंट जो क्या कहते हैं बाइल की वजह से अक्सर मसले होते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत बड़ा मसला है, आपने एचएन में पढ़ा होगा, ठीक है। ज़्यादातर अक्सर एक कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या फ्लैचुलेंस यानी गैसेस का जमा होना, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे मसले जो है आपको क्रैम्पिंग करवा सकते हैं। सीवियर क्रैम्पिंग यानी बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकता है, या क्रोन डिजीज़ या डायवर्टिकुलाइटिस। इस बीमारी के डिटेल पे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये हमने एएचएन के चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं, तो वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। फिर वो क्या-क्या है वो एक अलग ही टॉपिक है, तो इसलिए उस पे हम नहीं जा रहे अभी, ठीक है। इस तरह स्टेबिंग, स्टेबिंग मतलब ऐसा चुभने वाला जो दर्द होता है ना, तो वो पेनक्रेटाइटिस का आपको शो करेगा, कोलिसिस्टाइटिस का शो करेगा, ठीक है, मतलब ब्लैडर जो इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें फील होती हैं तो मतलब इससे आपने वो अंदाज़ा लगाना है, सही है। अब आगे जो है आपको बताया एब्डोमिनल पेन ओरिजिन, मतलब जब आप क्या करेंगे, पेट के दर्द की जो असल जगह होती है ना वो मालूम करेंगे, तो मरीज की दर्द की लोकेशन का पता लगाने के बाद ये जो चार्ट आपको नीचे दिया हुआ है, ये आपको जो है वो हेल्प करेगा कि वजह मालूम करें कि भाई वजह दर्द जो जहाँ पे महसूस हो रहा है वो उसके वजह क्या है, या फिर किस वजह से है, वो दर्द आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो पहले हमने इस चीज़ को समझना है, विज़रल पेन, पैराइटल पेन, रेफर्ड पेन। तो ये तो खैर अगर ये चीज़ हमें समझ आ गई तो नीचे वाला तो आप पढ़ भी सकते हैं खुद ही। विज़रल पेन क्या होता है कि अंदर के अर्गन अर्गन की जो खुद की तकलीफ से पैदा होने वाला जो दर्द होता है ना, एक धीमा सा महसूस होने वाला, कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता, ठीक है, वो विज़रल पेन कहलाता है। इसकी लोकेशन आमतौर पर बीच में ही होती है, मतलब जो एब्डोमेन के बिल्कुल बीच का एरिया होता है ना वहाँ पे। तो अंदर के मतलब ऑर्गन के बिल्कुल अंदर से जो खुद का जो उससे एक दर्द पैदा हो रहा है ना, तो वो जो है आपको जो महसूस होता है, जो तकलीफ होती है, वो विज़रल पेन कहलाता है। जैसे स्टमक हमारा बिल्कुल मिड एपिगैस्ट्रियम, जब विज़रल पेन होगा ना मिड एपिगैस्ट्रियम में, यानी कि बिल्कुल पेट के बीच में, तो मतलब क्या हुआ कि ये स्टमक का दर्द हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है वो पेराइटल पेन बताया गया है। पेराइटल पेन क्या है, मिड एपिगैस्ट्रियम, चलो ये तो खैर। पेराइटल पेन ये होता है ना कि पेट के अंदर जो पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम की जो लेयर होती है, वो जब इरिटेट होती है या फिर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे पैदा होने वाला एक तेज़ दर्द होता है, मतलब बहुत ही एक स्टेबिंग सा पेन होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन उसी जगह होती है जहाँ मसला होता है, तो ये पेराइटल पेन जो है वो कहलाता है। इसी तरह रिफर्ड पेन क्या होता है कि दर्द के जिस जगह पे हो, यानी जिस जगह पे मसला है, दर्द उससे कहीं दूर महसूस होता है किसी और जगह पे, जिस ऑर्गन से मतलब वो सिग्नल आता है या उसके नर्व्स उस बॉडी के हिस्से से जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे दर्द महसूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपके मैदे में मसला है लेकिन मैदे में आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा, आपको जो है शोल्डर में दर्द हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफर्ड पेन है, ठीक है। तो ये जो है आपने देखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का विज़रल पेन क्या होगा, पेरी अम्बिलिकल एरिया यानी कि अम्बिलिकस नाभ के इर्द-गिर्द का हिस्सा, ठीक है। और इसी तरह उसका जो है पेराइटल पेन क्या होगा कि ओवर द अफेक्टेड साइड, जहाँ पे मसला होगा उसी जगह पे। और इसका रिफर्ड पेन यानी दूसरी जगह पे ये दर्द कहाँ महसूस होता है, मिड बैक यानी पीछे की तरफ, ठीक है, और बिल्कुल बीच में। अपेंडिक्स का भी यही पेरी अम्बिलिकल एरिया में महसूस होता है, उसका पेराइटल पेन कहाँ होता है,
राइट लोअर क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये वहाँ होता है और इसका रिफर्ड पेन भी वही होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि किस ऑर्गन का कौन सा विज़ुअल पेन होगा, कौन सा पेराइटल पेन होगा, कौन सा रिफर्ड। तो जहाँ जहाँ पे आपको वो महसूस होगा तो आपको जो है वो पता कैसे चलेगा कि किस दर्द का क्या है। खैर ये आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते, इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली आपको ये चीज़ पता हो विज़ुअल पेन क्या है, जो अंदर जो ऑर्गन के अंदर से आता हो। ठीक है, इसी तरह पेराइटल यानी कि वो पेरिटोनियम लेयर और जिस जगह पे वो ऑर्गन होगा उसी जगह पे जो है वो महसूस होगा। रिफर्ड पेन वो होता है जो मसला एक जगह पे हो लेकिन दर्द कहीं और महसूस हो रहा हो। ओके, अच्छा इसी तरह आपको जो है एब्नॉर्मल एब्डोमिनल साउंड्स के बारे में बताया गया है कि कुछ जो साउंड्स आते हैं और साउंड्स एब्डोमेन में सुनना और उसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो उसमें एब्नॉर्मल साउंड जो है वो क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले आपको बताया हाइपर एक्टिव साउंड। हाइपर एक्टिव साउंड यानी बहुत तेज़ आवाज़ें जो कि भूख के अलावा होती हैं, यानी आपने खाना नहीं खाया, खाना खाया है, आपको भूख नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव साउंड आ रही है। कहीं भी आ रही हो ना तो इसके पीछे रीज़न क्या होती हैं, डायरिया या लेग्जेटिव्स जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं ना, जिसको जुलाब कहते हैं, या फिर जो इंटेस्टाइन के कोई मसले होते हैं तो उसके लिए जो है वो उसकी उसकी वजह से ये दर्द आता है। हाइपो एक्टिव साउंड क्या होता है कि बिल्कुल धीमी सी आवाज़ होती है, ठीक है, मामूली सी, और फिर गायब हो जाती है, इसको कहते हैं इन देन एब्सेंट। ये भी कहीं भी आपको महसूस होता है, ये पैरालाइटिक इलियस या पेरिटोनाइटिस की वजह से जो मसले होते हैं उसकी वजह से पैदा होता है। हाई पिच क्या होता है, हाई पिच साउंड, हाई पिच टिंकलिंग साउंड, यानी कि बिल्कुल बारीक जिसे छन छन की आवाज़ होती है ना, इस तरह की आवाज़ आती है। और ये स्पेशली इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड एयर अंडर टेंशन इन अ डायलेटेड बाउल। ये क्यों होता है, जब आंतों का काम बंद हो जाए, ठीक है, जो इंटेस्टाइन होते हैं, या फिर जो पेरिटोनियल लेयर है वो सूज जाए, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसकी वजह से होता है। हाई पिच रशिंग साउंड, ये भी आपको बताया गया है। सिस्टोलिक ब्रूट्स, और ये सारे साउंड। सिस्टोलिक ब्रूट्स क्या होते हैं, चलो ये मैं बता देता हूँ। ये जो है ना खून की नाली की आवाज़ें होती हैं, जो ब्लड वेसल जैसे दिल के जो वो मरमर साउंड आता है ना, उसी तरह की आवाज़ होती है। ये आपको जगह जगह मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एओर्टा के ऊपर मिलेगा, आपको रेनल आर्टरी के ऊपर मिलेगा, आपको इलियक आर्टरी के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह जगह जगह से आपको ये मिलता है, और ये उसी सिचुएशन में मिलता है जब उसमें कोई मसला हो, नॉर्मली ये नहीं होता। ठीक है, इसी तरह वेनस हम जो बताया गया है कि वेनस हम क्या है, कंटिन्यूस मीडियम पिच टोन क्रिएटेड बाय ब्लड फ्लो इन अ लार्ज इन गॉर्ज वास्कुलर ऑर्गन सच एज द लिवर। मतलब ये लंबी आवाज़ होती हैं, मध्यम होती हैं, और स्पेशली उन जगहों पे फ़ील होती हैं जहाँ जो बड़े ऑर्गन होते हैं खून से भरे, उसमें ब्लड वेसल जा रहे होते हैं, जैसे लिवर हो गया। ठीक है, मतलब बड़ा ऑर्गन हो जिसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, और जिसमें जो है ना वो कंटिन्यूसली चीज़ें चलती रहती हो, तो ये जो है आपको वेनस हम कहलाता है, उस जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन में आपको मिलेगा, और ये कब होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन किसी जगह को बहुत ज़्यादा हो जाए और वहाँ पे डिफरेंट मसले हो, जैसे कभी सिरोसिस होता है ना, सिरोसिस लिवर सिरोसिस एक मसला होता है, तो इसकी वजह से होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको ये महसूस होगा। इस तरह फ्रिक्शन रब क्या होता है, सख्त जैसे घिसने वाली आवाज़ होती है ना, जैसे मतलब दो चीज़ें आपस में टकरा रही हो, फ्रिक्शन हो रही हो, इसी तरह की आवाज़ होती है। ये लिवर और स्प्लीन के ऊपर आप मिलेगा, कब मिलेगा, जब उसमें कोई ट्यूमर हो, वो बड़े हो जाए साइज़ में, तो ज़ाहिर है वो वजूद के साथ, बॉडी के साथ वो घिसते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने उनका अंदाज़ा लगाना है। अब इसके अलावा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताई गई है वो स्किन कलर चेंजेस है, कि पेट के जो जितनी भी रेडनेस है या जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि भाई किस वजह से है। जैसे एरिया एब्डोमिनल रेडनेस में इंडिकेट इन्फ्लेमेशन, अगर एब्डोमिनल पेट जो है वो रेड हो रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन है, कोई इस तरह के दूसरे मसले हैं जो यहाँ पे बताया मैं। ठीक है, वेना केव ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको कलर्स का बताया गया है। पहला जो है वो जॉन्डिस है। जॉन्डिस क्या है, पीलिया जिसको कहते हैं ना, कि जो स्किन होती हैं और आंखें होती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल पीली यानी कि येलो हो जाती हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो जिगर या लिवर का मसला होता है, अक्सर जो है वो हेपेटाइटिस होता है, फिर या फिर इसी तरह जो बाइलरी डक्ट डिजीज़ होती है ना, जो बाइल जूस लेके जाती है।
इसी तरह स्पाइडर एंजियोमा है। स्पाइडर एंजियोमा क्या होता है कि स्किन पर जो है ना छोटे छोटे मक्खी जो स्पाइडर होते हैं ना उसके शक्ल के रेड रेड धब्बे आ जाते हैं, ठीक है। और जो अंदर से खून की जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, अक्सर उसके डायलेट होने या फूलने की वजह से बनते हैं। मतलब स्किन के अंदर से ऐसे रेड रेड कलर के दाग धब्बे बनते हैं जिसको कहते हैं स्पाइडर एंजियोमा। सही है। इसी तरह कॉलन साइन है। कॉलन साइन अ ब्लूइश पेरी अम्बिलिकल डिस्कलरेशन सिग्नल इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज। ये नाफ जो होता है ना अम्बलाइकस, उसके इर्द गिर्द का नीला या फिर आप कह सकते हो एक रेड कलर का धुंधला सा रंग होता है जिसको हम ब्लूइश कलरेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है कि पेट के अंदर खून जमा हो रहा होता है या गैस्ट्रिक परफोरेशन होती है, यानी मैदे में जो है ना छोटे छोटे से छेद बनते हैं, छोटे छोटे से पोर बनते हैं, या ट्रॉमा के बाद जब कोई ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से अगर खून अंदर की तरफ बह रहा हो तो वो जो है खून वहाँ पे जमा होता है और उसके बाद ये नाव के इर्द गिर्द इस तरह के कलर बनते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉलिन साइन। अच्छा, ये धब्बा अक्सर जो है ना धीरे धीरे बनता है, जो मतलब ज़्यादा वो नहीं होता। जब खून जो पीठ है ना मतलब पीछे की तरफ, तो वो उस हिस्से से नाव तक पहुंचता है तो फिर इसी तरह के जो है ना वो कलर्स आते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इसी तरह ग्रे टर्नर साइन जो होते हैं ना, ग्रे टर्नर जो मतलब हमारे साइड पे जो ये वाला जो एरिया होता है ना जिसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, पश्तो में हम उसको तशे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रे टर्नर साइन है, पहलू फ्लैंक एरिया जिसको कहते हैं, ये आ, मतलब यहाँ पे अगर कोई नीला सा इस तरह का कलर नजर आए ब्लूइश, ठीक है, तो वो जो है फ्लैंक एरिया में ना, तो वो भी फिर हमें चीज़ें बताता है। जैसे अगर ये लेफ्ट साइड पे हो तो मतलब पेनक्रेटाइटिस के साथ होने वाले इस तरह हेमरेज होता है या फिर अंदर से कोई ना कोई मसले होते हैं। और लगभग ये 6 से 24 घंटे के बाद नज़र आता है अगर अंदर कोई हेमरेज हो रहा हो, ठीक है। ओके, ये लोकेशन आपने याद रखनी है। इसी तरह ब्लडी स्टूल, ब्लडी स्टूल का मतलब क्या होता है, ये स्पेशली जो जीआई के बहुत कॉमन मसले हैं, यानी जो लोगों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड स्टूल होता है, यानी कि पखाने में जो है ना वो ब्लड आना, उसको कहते हैं ब्लड स्टूल। तो ये इसको वो भी कहते हैं हेमाटोशीजिया कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। हेमाटोशीजिया याद रखना ये पॉइंट। यूजुअली इंडिकेट जीआई ब्लीडिंग, अगर अंदर कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कहते हैं। और ये बेसिकली कैंसर का बताते हैं, कोलाइटिस का बताते हैं, क्रॉन डिजीज़ का बताते हैं, हेमोरॉइड्स का बताते हैं, या एनएस में कोई मसला है उसका बताते हैं। तो बेसिकली मतलब इन चीज़ों से हमें बहुत सारे ब्लड अगर आ रहा है ना पखाने में तो उसका उससे बहुत सारी चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस तरह कॉन्स्टिपेशन है जिसको हम कहते हैं कब्ज़। कब्ज़ में क्या होता है, इमोबिलिटी, यानी कि जब बंदा ज़्यादा बैठता है या उसका लाइफ़स्टाइल ही ऐसा होता है कि वो कुछ मतलब घूमता फिरता नहीं है, कुछ दवाइयों की वजह से होता है, मूवमेंट की कम होने की वजह से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेट में जो है ना दर्द होता है, भारीपन का एहसास होता है बंदे को, वो उसका स्टूल पास नहीं होता है, वॉशरूम नहीं जाता, पखाना उसका नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अ पेशेंट विद कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वोंट पास प्लेटस स्टूल एंड वोंट हैव बाउल साउंड्स बिलो द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब पेशेंट जो कि जिसको मतलब ये मसला हो ना तो उसका फ्लैटस यानी गैसेस भी नहीं पास होती, ना उसको जो है पखाना आता है, ना उसके उससे इंटेस्टाइन से आपको कोई आवाज़ मिलती है, ठीक है। और मतलब ये चीज़ें उसके साथ चलती रहती है, तो इसके लिए ये मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरह डायरिया जो होता है ना, डायरिया आपको पता है कि जो ब्लडी वाटरी स्टूल आता है और इसमें जो है वो बेसिकली बॉडी से जो है ना वो सारी मतलब चीज़ें निकल जाती है, जितना भी पानी वगैरह होता है। तो ये अक्सर कोई टॉक्सिक चीज़ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, या कोई जीआई ट्रैक की कोई बीमारी होती है जैसे क्रोन डिजीज़, ठीक है। तो इस तरह की मसले जो है उसमें होते हैं। अब इसमें जो है क्या होंगे कि पेट में जो है ना वो मरोड़ होते हैं, क्रैम्पिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एनोरेक्सिया होगा, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, साउंड ज़्यादा होंगे, डायरिया होगा, ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। अगर ब्लडी डायरिया है तो इसका मतलब क्रॉन्स डिजीज़ है या अल्सर है या इस तरह के कोई दूसरे मसला है, ठीक है। ओके, इसी तरह एक और मसला जिसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है निगलने में मुश्किल होना, खाने में मुश्किल होना, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं डिस्फेजिया, ठीक है।
तो ये डिफ़िकल्टी सॉल्विंग में बी अकम्पनीड बाय वेट लॉस, यानी इसके साथ-साथ अगर कोई बंदा खाएगा नहीं तो ज़ाहिर है वेट लॉस होगा। अब इसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन या एक्लेज़िया होता है या कोई मैदे का मसला होता है या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जैसे स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन हो गया, ठीक है? तो इसकी वजह से डिस्फेजिया हो सकता है। नोज़िया वोमिटिंग आपको पता है कि जो उल्टियाँ वगैरह होती हैं तो ये भी कोई अ, अंदर कोई मसले की वजह से हो सकता है, हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है, मैदे के मसले की वजह से हो सकता है, एपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकता है, कभी किसी को कब्ज़ हो, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोलिसिस्टाइटिस हो, पैनक्रेाटाइटिस हो, बुलिमिया नर्वोसा जो एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है? तो बहुत सारे मसले ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से बंदे को नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है। हेपेटोमेगेली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, जब लिवर जो है ना वो साइज़ में बड़ा हो जाए, इसको कहते हैं हेपेटोमेगेली। ये जो है ज़्यादातर हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है या किसी लिवर डिजीज़ की वजह से हो सकता है। स्प्लीनोमेगेली क्या होता है? स्प्लीन का बढ़ जाना, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, और ये जो है इंक्लूड ये क्या लिखा हुआ है? मोनोन्यूक्लियोसिस, ट्रॉमा, इलनेस दैट डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल जो है वो अ, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जैसे स्पेशली जब किसी को एनीमिया हो, किसी को थैलेसीमिया हो, हीमोफीलिया हो, ऐसी चीज़ें हो, तो उसमें स्प्लीनोमेगेली होती है, ब्लड डिसऑर्डर रिलेटेड होता है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, आई होप यू गॉट इट, एंड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।